नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, विषयवार प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला को हमने शुरू किया था, आज उसका दूसरा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। आज हमारे पास है भारतीय इतिहास विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में आप इन्हें गलत कराते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित हूं। तो ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और आइए चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ठीक है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है गिरिव्रज और ऑप्शन डी है चंपा। तो पार्श्वनाथ कहां से संबंधित थे? देखिए, अगर आपको प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों के आंसर करते जाइए, इससे आपका स्वयं का भी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो है संबंधित थे वाराणसी से, ये ऑप्शन सही है। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। ठीक है, तो इनका संबंध जो है कहां से है? वाराणसी से। ठीक है, चलिए देखिए, इनके पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम वामा देवी था। ठीक है, चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। मतलब हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा में, ऑप्शन बी है लोथल में, ऑप्शन सी है धौलावीरा में और ऑप्शन डी है बनावली में, या बनावली कहते हैं इसे, कभी कभी न कभी कभी आड़ा सब लिख देते हैं, बनावली में। ठीक है, तो हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? तो देखिए ऑप्शन बी लोथल से। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव, या इन्हें विदेह माधव भी कहते हैं, विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऑप्शन ए है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र और ऑप्शन डी है ऋषि गौतम राहुगण। तो विदेह माधव की कथा किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम राहुगण से संबंधित है। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में इनका उल्लेख आता है। विदेह माधव की कथा है जिसमें यह कहा जाता है इन्होंने अग्नि को लेकर जलाते हुए पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया था। तो आर्यों के पूर्व की तरफ विस्तार को ये कथा दर्शाती है। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ठीक है, किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा एवं कोटडीजी से, ऑप्शन बी है कालीबंगा और रोपड़ से, ऑप्शन सी है धौलावीरा एवं भगत राव से, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। तो किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आज के पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ठीक है, फिर से सुनिए, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ठीक है ना, ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म और ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। ठीक है, तो कौन सा धर्म है जो ये मानता है कि विश्व का जो है कभी विनाश नहीं होगा, कभी प्रलय नहीं आएगी? तो ये कौन सा धर्म है? ऑप्शन बी सही है, जैन धर्म है। ठीक है, जैन धर्म में जो है, चूंकि इसमें ईश्वर की कल्पना ही नहीं की गई है, तो उनके अनुसार जो है जब ईश्वर की कल्पना नहीं मानते वो, तो वो ये भी नहीं मानते कि जगत की कोई सृष्टि की गई है।
ठीक है, वो इसे नेचुरल मानते हैं। उनका कहना है कि यह संसार नित्य है और शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होगा। ठीक है, इनका भरोसा है। चूंकि ये ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए वो ये भी नहीं मानते कि इस जगत की सृष्टि की गई है, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है। तो उनका मानना है कि यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी भी समय में प्रलय नहीं हो सकता। ठीक है ना। चलिए आज के हमारे छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? क्या है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन ए है सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी है चेनाब तथा रावी, ऑप्शन सी है रावी तथा ब्यास और ऑप्शन डी है झेलम तथा चेनाब। तो तक्षशिला किन दो के नदियों के बीच स्थित था? तो यह स्थित था सिंधु तथा झेलम के बीच में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। तक्षशिला नगर सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ठीक है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है विक्रमशिला और ऑप्शन डी है नालंदा। तो चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो हो जाएगा कौन सा? नालंदा। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने नालंदा में रह करके अध्ययन किया था। कब आया था ये? 637 ईस्वी में ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था और उस समय वहां के जो कुलपति थे उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। ठीक है, आचार्य शीलभद्र उस समय वहां के कुलपति थे और लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में उसने निवास किया था और वहां योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होते हुए कांची पहुंचा और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेन सांग एक बार फिर नालंदा आया, वहां उसने व्याख्यान भी दिया। ठीक है ना। तो चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में अध्ययन किया। ठीक है, चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है? आपको बताना है कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार है वो किस एक पत्तन से संचालित होता था। ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है कल्याण, ऑप्शन सी है भड़ौच और ऑप्शन डी है काम्बे। तो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार था वो कहां से संचालित होता था? तो वो होता था ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति से। ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। ठीक है ना। ताम्रलिप्ति जो था वो कहाँ स्थित था? यह बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था और जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से होता था। ठीक है ना। जो पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? वो था भृगु कच्छ या भड़ौच। ये कहाँ था? ये पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति कहाँ था? यह पूर्वी भारत में बंगाल में स्थित था। ठीक है ना। इन दोनों में अंतर जानिएगा। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? भृगु कच्छ या भड़ौच। ठीक है, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था इस बंदरगाह से, भृगु कच्छ बंदरगाह से। ठीक है ना। चलिए आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है मंगलेश, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी है पुलकेशिन प्रथम। तो बताइए चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। अब पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल कितना था ये भी बता दीजिए। पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल था 610 ईस्वी से कितना? 610 ईस्वी से 642 ईस्वी। ठीक है,
पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल 610 से 642 ईस्वी था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एक अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का विवरण देता है। वो कौन सा अभिलेख है? वो है एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का विवरण देता है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है एहोल अभिलेख? पुलकेशिन द्वितीय के से संबंधित है। ठीक है, चलिए आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। मतलब वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसने आश्रय दिया था या किसके दरबार में सायण रहते थे? तो ऑप्शन ए है परमार राजाओं के, ऑप्शन बी है सातवाहन राजाओं का, ऑप्शन सी है विजयनगर राजाओं का और ऑप्शन डी है वाकाटक राजाओं का। तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण किसके दरबार में रहते थे? विजयनगर राजाओं के। ठीक है, और इन्हीं की प्रेरणा से विजयनगर राज्य की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, तो सायण किसके दरबार में रहते थे? विजयनगर राजाओं के दरबार में सायण रहते थे। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? आपको बताना है कि कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है धंग, ऑप्शन बी है जयशक्ति, ऑप्शन सी है विद्याधर और ऑप्शन डी है डंग। तो कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो था ऑप्शन सी सही है, विद्याधर। विद्याधर जो है महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। देखिए महमूद गजनवी ने चंदेलों पर जब आक्रमण किया 1019-20 ईस्वी में, कब आक्रमण किया था चंदेलों पर? 1019 और 20 में महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया था। ठीक है ना? उस समय जो चंदेल वंश का शासक था वो विद्याधर था और वह अपने वंश का यानी चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, जो मुस्लिम स्रोत है वो बताते हैं कि विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच एक नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन अब बाद में क्या हुआ, विद्याधर ने जब देखा युद्ध के बाद कि यहाँ परिणाम नहीं निकल रहा और वो जिस क्षेत्र से लड़ाई कर रहा है वो वहां की जमीन अच्छी नहीं है, मतलब युद्ध स्थल अच्छा नहीं था, तो वह जो है रातों रात अपनी सेना को लेकर हट गया। इसलिए गजनवी से उससे युद्ध आगे नहीं हो सका, तो वो पराजित नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अगर ये प्रश्न आता है कि कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, तो यह विद्याधर था और यह अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है ना? चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है मुबारक शाह, ऑप्शन सी है हुसैन शाह और ऑप्शन डी है इब्राहिम शाह। तो जौनपुर का आखिरी शासक कौन था? ठीक है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जल्दी से गेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था। ठीक है, इसने 85 वर्ष तक शासन किया था और 1479 में बहलोल लोदी ने इसे अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसने मिला लिया था? बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित किया। कब पराजित किया? 1479 ईस्वी में, और फिर से जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। ठीक है ना? किसने? बहलोल लोदी ने। ठीक, चलिए आज के 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह कौन था? ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ऑप्शन बी है निकोलाउ मलुची, ऑप्शन सी है हाकिंस और ऑप्शन डी है पीटर मुंडी। तो कौन सा डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था? तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट। आप इसे जो है याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था? तो वो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है ना?
इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रेमोन्स्ट्रेटो। क्या है? इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रेमोन्स्ट्रेटो। ठीक है, यह इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है ना? तो यह डच पर्यटक था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। ठीक है, चलिए आज के 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये तो आप जानते ही होंगे। द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल किस मकबरे को कहते हैं? ऑप्शन ए है अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी है एतमादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी है रबिया उद दौरानी का मकबरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मकबरा है? वो है रबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने जो है अपनी पत्नी के लिए इस मकबरे का निर्माण कराया था। इसे द्वितीय ताजमहल या इसे उसके ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक है ना? इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक, चलिए आज के 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में पूछ रहा है, कौन महान विभूति नहीं था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है राजा मान सिंह तोमर, ऑप्शन बी है सदारंग अदारंग, ऑप्शन सी है तानसेन और ऑप्शन डी है माल गुर्जरी। तो इसमें से कौन सा था जो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो वो था माल गुर्जरी। डी ऑप्शन सही है। यह जो है हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, जबकि राजा मान सिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र के महान विभूति थे। ठीक है, माल गुर्जरी क्या है? माल गुर्जरी एक राग है। क्या है? यह राग है। यह किसी व्यक्ति या महिला पुरुष किसी का नाम नहीं है। माल गुर्जरी क्या है? एक राग है। और इस राग को किसने बनाया था? इसका सृजन किसने किया था? राजा मान सिंह तोमर ने। ठीक है, तो राजा मान सिंह तोमर ने इस राग का सृजन किया था, माल गुर्जरी का। ठीक है ना? चलिए आज के 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का हमारा 16वां प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। फिर से सुनिए, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है सियालकोट में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो किस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की? तो वह था लखनऊ में स्थित मदरसा। ठीक है ना? देखिए पहले जो मदरसे थे वो किसी विषय की विशेषज्ञता के लिए फेमस थे। जैसे देखिए मुगल काल में शाह वलीउल्लाह का एक मदरसा था जो हदीस की मतलब हदीस और तफसीर मतलब टीकाओं पर जो है उसे वो विशेषज्ञता हासिल थी। जबकि लखनऊ में एक फिरंगी महल था। फिरंगी महल में फिक का मतलब होता है न्याय। क्या होता है? फिरंगी महल में एक था फिक यानी न्याय से मतलब होता है। फिक का अर्थ न्याय होता है। तो न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। कहाँ? लखनऊ में। ठीक, लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में इसको विशिष्टता हासिल थी। ठीक है, चलिए आज के 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ठीक है, संगीत की टप्पा शैली किस मुगल बादशाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो जो टप्पा शैली है वो किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? तो यह हुई थी मोहम्मद शाह के दरबार में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इसे नोट न कर पाए, इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों आपको हमारे ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है,
निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, और ऑप्शन डी है ओस्ट इंड कंपनी। तो कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो वह थी लिवेंट कंपनी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। लिवेंट कंपनी को सबसे पहले भारत से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। और ये कब प्राप्त हुआ था? इसको जो है 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। इसको कब मिला था? 1593 में ही अधिकार प्राप्त पत्र मिल गया था और ये कहा गया था कि आप स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करेंगे। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? क्या था? विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित करने वाले भारतीय शासक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। तो इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास को स्थापित किया? तो देखिए वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। चलिए आज के 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। देखिए भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थी उन्हें 1882 में किसने मजबूत किया? ऑप्शन ए है जॉर्ज बार्लो द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन द्वारा। तो किसने इसको मजबूत किया था? तो आपको पता होगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहलाते हैं? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को 1882 में मजबूत किया था। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यह करने का प्रयास किया कि स्थानीय स्वशासन के संबंधित एक सरकारी प्रस्ताव को इन्होंने पास किया और इसके तहत इन्होंने प्रत्येक जिले में उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा दी। ठीक है, नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य दिए गए और ये कार्य करेंगे कैसे? तो उसके लिए इन्हें आय के साधन भी दिए गए कि आप यहाँ से टैक्स वसूल सकते हैं, आप यहाँ से टैक्स वसूल सकते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में रिपन को भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आज के 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? ठीक है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। तो किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने, ये ऑप्शन सही है। इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था। आपको पता होगा कि जब 1 नवंबर 1858 की घोषणा जो होती है, महारानी का जो पत्र यहाँ पढ़ा जाता है, वो भी इलाहाबाद के मिंटो पार्क में कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है ना। तो चलिए आज के 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का या शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन ए है चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन बी है हेनरी कोलब्रुक ने,
ऑप्शन सी है योहान वोल्फगांग फान गेटे ने, ऑप्शन डी है सर विलियम जोन्स ने। तो आप बताइए किसने शकुंतला या शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, तो वो किसने किया था? वो किया था सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने, जो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, इन्होंने सबसे पहले शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, कब किया था? 1789 ईस्वी में। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का सबसे पहले अनुवाद हुआ 1789 ईस्वी में, और किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, देखिए आज का हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए है हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है वेलेजली और ऑप्शन डी है जॉन एडम्स। तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला कौन है? वो है ऑप्शन सी सही है, बेलेजली। बेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ठीक है, कब लागू किया था इसने? 1799 ईस्वी में। ठीक, तो आप इस प्रश्न को एकदम नोट कर लीजिएगा। भारत में प्रेस सेंसरशिप की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? 1799 ईस्वी में। और किसने लागू किया? बेलेजली ने लागू किया। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यह चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम भारत में प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? तो बेलेजली ने लागू किया। कब लागू किया? 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आज के जो है 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया? आपको बताना है कि कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया। तो ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है शौकत अली, ऑप्शन डी है खलीकुज्जमान। तो इसमें कौन है जिसने सबसे पहले कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो वो है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाजनामा पत्र की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। कौमी आवाज पत्र किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का था। एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपको बताना है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है नास्तिकता पर, ऑप्शन बी है अद्वैतवाद पर, ऑप्शन सी है एक देववाद पर, और ऑप्शन डी है बहुदेववाद पर। तो बताइए ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है एक देववाद पर। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक देवता की बात की गई है कि एक देव है, जो बहुदेववादी प्रथा थी उसके काउंटर के रूप में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें एक देववाद की चर्चा की गई है केवल, बस। ठीक है ना, चलिए आज के 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें से ऑप्शन सही है। आज के 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर बताइए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी है शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी है स्वामी श्रद्धानंद, और ऑप्शन डी है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो बताइए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए अपने उत्तर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। ठीक है, इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, और इन्होंने 1861 ईस्वी में, ठीक है, आगरा में, इन्होंने 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। ठीक है ना, चलिए
27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? आपको बताना है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। ऑप्शन ए है नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन सी है गया अधिवेशन में और ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन में। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो वो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये अधिवेशन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति कांग्रेस ने किस अधिवेशन में घोषित की थी? तो वह नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में घोषित की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक आपको बताना है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है फिरोजपुर में, ऑप्शन बी है अमृतसर में, ऑप्शन सी है गुरदासपुर में और ऑप्शन डी है लुधियाना में। तो बताइए भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक है फिरोजपुर में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च के दिन वहां मेला लगता है। ठीक है ना, तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है और 23 मार्च के दिन वहां मेला लगता है। ठीक है, चलिए आज के 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का सुझाव, ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए है अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी है कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष ने और ऑप्शन डी है सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बी ऑप्शन सही है, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 30वां और आखिरी प्रश्न है, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बीटी रणदेव, ऑप्शन बी है सत्यभक्त, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है एनएम जोशी। तो इसमें कौन था जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए उसे एटक भी कहा जाता है, AITUC, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक भी कहते हैं। तो एटक जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है ना, एटक की स्थापना कब हुई थी ये बताइए? 31 अक्टूबर। देखिए अक्सर पूछा जाता है कि एटक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। एटक कब स्थापित हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को एटक की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बंबई में। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्नों को हमने इस प्रकार डिजाइन किया है कि वो प्रश्न बहुत कठिन ना हो, कि उनका कोई अर्थ न निकले। हमने सिर्फ उन प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है और आप गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इन प्रश्नों को नोट न कर पाए हैं, प्रश्नों की PDF चाहते हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे आरओ एआरओ और चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी, सबके लिए इस चैनल पे निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। साथ ही जो विषयवार हमने प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनके गलत होने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।